नेक्स्ट थ्योरम है ए सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट इफ given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of an minus am less than epsilon whenever n is greater than equal to m। ठीक है, हम मानकर चलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। an जो सीक्वेंस गिवन है वो किसी एक पॉइंट यूनिक लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। हम प्रूव करेंगे कि अगर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन मुझे क्या कहती है कि फॉर गिवन एप्साइलम देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर में से कोई नंबर मिलेगा सच डैट इस नंबर और इसके बाद वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस उस फिक्स्ड नंबर के साथ एप्साइलम से भी कम होगा। इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि स्टेज के बाद, इस नंबर के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होंगी उनके बीच का आपस में डिफरेंस भी एप्साइलम से छोटा होगा। ठीक है, हमने पहले कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है कि स्टेज के लिए m और m के बाद वाली सारे नंबर्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। तो पर्टिकुलर m के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देकर छोड़ेंगे। नाउ हम मुझे निकालना क्या है कि मोड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई कि देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कैसे काम कर रही है। मोड ऑफ an माइनस am, इसमें हमने l ऐड किया, l सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्ट किया वो an के साथ लिया, जो ऐड किया है वो माइनस am के साथ लिया। लेस देन इक्वल टू में हमें ये रिजल्ट पता है ना, मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, उसका यूज़ किया, अलग अलग किया और दोनों की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू रखी। तो मोड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कोई सीक्वेंस an अगर कन्वर्जेंट है तो इस स्टेज और इसके बाद वाली टर्म्स का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे थ्योरम है, डेफिनेशन है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अभी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर रहे थे। हमने किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहा था अगर an l की तरफ टेंड कर रहा हो फॉर ऑल या एज एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख देती हूँ उसे। जैसे जैसे हम सीक्वेंस की अगली टर्म्स, सीक्वेंस क्या है a1 a2 a3 अप टू सोन, सीक्वेंस कंटिन्यू चले, जैसे जैसे हम सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म पर जा रहे हैं ये टर्म्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती थी। फिर हमने थ्योरम की थी कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड डेफिनेटली, क्योंकि वो एक पॉइंट की तरफ जा रही होंगी तो उसके लिए मुझे एक वैल्यू मिल जाती थी कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हैं और एक स्मॉल के मिलता था कि टर्म सारी बड़ी हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट में हमने ये किया था। अब हम बात कर रहे हैं डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट क्या है, जब सीक्वेंस की टर्म किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ना जाए और साथ में पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ना जाए, सिर्फ इस बात को डाइवर्जेंट नहीं कहेंगे, साथ में अनबाउंडेड भी हो, तब वो या तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। और जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, इसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। बुक से डेफिनेशन देखिए, ए सीक्वेंस an is said to diverge to positive infinity if for each positive number k however large it may be। k कितना भी बड़ा नंबर सिलेक्ट कीजिए आप, हमें एक नेचुरल नंबर मिले, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन k सच डैट an इज, सीक्वेंस की टर्म को बता रहा है ये an बड़ा हो उस k से। k अगर मान लो आपने 1 लाख सिलेक्ट किया, ठीक है, तो 1 लाख से बड़ा मुझे कोई सीक्वेंस का मेंबर मिल रहा है। फिर आपने किसी ने k को 10 लाख सिलेक्ट किया, ठीक है, तो उससे बड़ा भी मुझे सीक्वेंस में नंबर कोई मिल रहा है। यानी मैं कोई भी k सिलेक्ट करूं उससे बड़ा नंबर सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता हो तो यानी वो क्या है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो वो सीक्वेंस कहाँ किसकी तरफ अप्रोच करिए, इन्फिनिटी की तरफ, जिसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस an है वो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर k ले लूँ, हाउवर स्मॉल इट मे बी, नेगेटिव नंबर k लेना है मुझे, यहाँ पर इधर यहाँ 0 है तो यहाँ कोई k मिल रहा है, जितना भी k मैं सिलेक्ट करूँ नेगेटिव नंबर उससे छोटा नंबर मुझे सीक्वेंस में मिल जाए, कि k जो भी सिलेक्ट किया है उससे छोटा नंबर अगर सीक्वेंस में टर्म में एग्जिस्ट करता हो तो हम कहेंगे सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ए सीक्वेंस विच आइदर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी साइड टू बी द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है,
एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। द फॉलोइंग सिक्वेंसेस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। पहले लिया 3, 6, 9, 3n, ये सारे 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। अब यहाँ पर n नेचुरल नंबर आप कुछ भी ले, ये कहाँ तक जा रहा है हमें पता है, ये n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये नंबर बड़े होते चले जाएंगे, तो मुझे रियल लाइन पर कोई k नहीं मिलेगा कि सीक्वेंस के सारी टर्म उससे छोटी हूँ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब अप टू सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है n स्क्वायर। द फॉलोइंग सीक्वेंस में डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ये जो सीक्वेंस है ये माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि देखो -3, -6, अगर रियल लाइन पर बात करें ये 0 है, यहाँ कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं -6 होगा, यहाँ कहीं -9 होगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो ये सारी सीक्वेंसेस, ये तीनों सीक्वेंसेस किसको डाइवर्ज करेंगी, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी, देखिए हमने एक पर कन्वर्जेंट पढ़ा, डाइवर्जेंट पढ़ा, अब सीक्वेंस के थर्ड टाइम हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी का मतलब होता है घूमना। दो ऑसिलेटरी भी दो तरीके का है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली एंड ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, ऑसिलेटरी का मतलब ये सीधा सा कहता है ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ़ इट इज़ नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट। ना तो ये कन्वर्ज करे ना ये डाइवर्ज करे, ऐसी सीक्वेंस को ना तो वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना वो पर्टिकुलर किसी एक नंबर की तरफ जा रहा है, तो उसे हम ऑसिलेटरी कहेंगे। अब ऑसिलेटरी के अंदर दो टाइप्स हैं, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग फाइनाइटली इफ़ इट इज़ बाउंडेड एंड ऑसिलेटरी। बाउंडेड भी हो यानी रेंज सेट बाउंडेड हो एंड ऑसिलेटरी, और ऑसिलेट कर रहा हो। ऑसिलेट का मतलब जैसे हमने ये सीक्वेंस, ये रियल लाइन ली है मैंने, यहाँ कहीं 0 है। इसका सबसे बढ़िया और सबसे इजी एग्जांपल हम उठाते हैं an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। ठीक है, an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। ठीक है, अगर मैं a1 निकालती हूँ, n को 1 रखती हूँ तो ये आएगा -1। ठीक है, अगर n को 2 रखते हैं तो ये आएगा 1, -1 1, -1 1, -1 1। अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूँ, इसमें इनफाइनेटली मैनी टाइम्स 1 आएगा और इनफाइनेटली मैनी टाइम्स -1 आएगा। सीक्वेंस अगर यहाँ पर इसकी दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, दो लिमिट, अभी लिमिट पॉइंट नहीं किया हमने, दो ऐसी टर्म्स मिल रही हैं कि इनफाइनेटली मैनी टाइम्स वो 1 के पास जा रहा है, इनफाइनेटली मैनी टाइम्स -1 के पास जा रहा है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। क्योंकि कन्वर्जेंट में तो यूनिक लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए, एक कुछ फाइनेट टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स किसी एक सिंगल पॉइंट की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, और ना ये डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज में तो या तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा सीन भी नहीं है। तो ये सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। सेकंड है, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली इफ़ इट इज़ अनबाउंडेड एंड ऑसिलेटरी। ठीक है, जब अनबाउंडेड हो और ऑसिलेट करे, अनबाउंडेड हो और ऑसिलेट करे। सीक्वेंस जैसे इन्होंने ये लिए, ए सीक्वेंस -1 रेज टू पावर n इज़ एन इनफाइनेटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अगर a1 देखेंगे तो -1 है, a2 देखेंगे तो 2, a3 देखेंगे तो -3। अगर हम नंबर लाइन पर इसको बनाकर देखें तो देखिए ये ये चल रहा है रियल लाइन, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4। फर्स्ट पॉइंट पर हमारा क्या आया था, -1। ठीक है, सेकंड टर्म पर किधर गया 2, थर्ड पर किधर गया -3, फिर किस पे गया 4। तो ये एक बार इधर 0 के इधर, एक बार ये इधर ऑसिलेट कर गया, और इनफाइनेटली मैनी टाइम्स इधर भी बढ़ती रहेगी, इधर भी बढ़ती रहेगी। तो ये कैसी है, ऑसिलेटिंग इनफाइनेटली। ठीक है।